हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीप और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग डिज़ाइंस एंड रूरल प्लानिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ड्रेनेज लाइन, जिन्हें हम जल निकास रेखा कहते हैं, किसी भी वाटरशेड का सबसे अहम हिस्सा होती हैं। बिना ड्रेनेज लाइन के हम किसी भी वाटरशेड की कल्पना भी नहीं कर सकते। वाटरशेड की बाउंड्री का निर्धारण करने के लिए हमें जल निकास रेखाओं यानी कि ड्रेनेज लाइंस की पहचान करना और उन्हें मैप पर चिन्हित करना आवश्यक है। प्रत्येक ड्रेनेज लाइन अपने आप में एक वाटरशेड का निर्माण करती है एवं उस वाटरशेड के आकार के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि मिनी वाटरशेड, मिली वाटरशेड, माइक्रो वाटरशेड, कैचमेंट, सब बेसिन, बेसिन एक्सेट्रा। किसी भी ड्रेनेज लाइन का निर्माण सॉइल इरोजन के पहले चरण से शुरू होता है। जब बरसात का पानी धरती पर गिरता है तो इसके इम्पैक्ट से जमीन की मिट्टी अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है और उसकी जगह से पानी का बहाव शुरू हो जाता है और इस प्रकार से मिट्टी के कटाव यानी कि सॉइल इरोजन की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर शीट इरोजन, रेल इरोजन, गली इरोजन और स्ट्रीम बैंक इरोजन के रूप में बड़ी होती चली जाती है। यही कटी हुई मिट्टी खेतों से बहकर नालों से होती हुई नदियों में जाती है और उन नदियों पर बने हुए डैम्स की स्टोरेज कैपेसिटी को कम करती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन ड्रेनेज लाइंस पर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ की मदद से इरोजन की मात्रा को कम किया जा सके, जिससे बड़े बड़े डैम्स की स्टोरेज कैपेसिटी यथावत बनी रहे। इस प्रकार मिट्टी एवं पानी के संरक्षण के लिए इन ड्रेनेज लाइंस की पहचान करना, इनका ऑर्डर पता करना एंड वाटर कंजर्वेशन की एक्टिविटीज़ को प्लान किया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वाटरशेड की बाउंड्री का निर्धारण करना। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी वाटरशेड की बाउंड्री का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वाटरशेड का दूसरा नाम कैचमेंट एरिया होता है। हम जानते हैं कि कैचमेंट एरिया हम उस एरिया को कहते हैं जिसमें से पूरा का पूरा रन ऑफ किसी एक पर्टिकुलर आउटलेट से होकर के बहता है। साथ में हम ये भी जानते हैं कि किसी भी वाटरशेड की बाउंड्री का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले उसके आउटलेट का पता होना जरूरी है। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो अगर हम इसके किसी भी एक भाग में एक हम आउटलेट का निर्धारण कर लेते हैं तो उस आउटलेट में जितने भी दूर का पानी या जितने भी एरिया का पानी बह करके आता है उस पूरे एरिया को हम उस आउटलेट का कैचमेंट एरिया कहेंगे। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर कोई स्ट्रक्चर बनाना है और यहाँ मुझे जानकारी चाहिए कि अगर मैं कोई स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो यहाँ पर पानी जितनी दूर से आ रहा है उसका कैचमेंट एरिया क्या, तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर दो अलग अलग स्ट्रीम्स बह करके आ रही और यहाँ पर ये मिल करके एक स्ट्रीम बना रही। तो जितने दूर से ये पानी बह करके आ रहा है ये पूरा एरिया इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उसका कैचमेंट एरिया हो। तो वाटरशेड की बाउंड्री का निर्धारण करने के साथ साथ हमें यह भी जानना जरूरी है कि उसमें बहने वाली जितने भी स्ट्रीम्स उनका ऑर्डर क्या हो। कोई भी स्ट्रीम ऑर्डर उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के ओरिजिन और उनके बेड स्लोप के बारे में निर्धारण कर सकती है। तो आइए हम समझते हैं कि स्ट्रीम ऑर्डर क्या हो। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये एक वाटरशेड की बाउंड्री है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी स्ट्रीम्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं उन सभी को एक अलग नंबर से दर्शाया गया है। ये सारे नंबर उन स्ट्रीम के ऑर्डर को बताते हैं। तो आइए समझते हैं कि इन नंबर्स का मतलब क्या है। ये जितनी भी स्ट्रीम्स अभी आपके सामने दिखाई दे रही हैं ये सभी स्ट्रीम्स फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कि जब किसी भी नाले के बनने की शुरुआत होती है और उसमें कोई और दूसरा नाला आकर के नहीं मिला होता तब तक वो स्ट्रीम का ऑर्डर 1 रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी नाले हैं वो सभी ओरिजिनेट हुए हैं, उनमें कोई दूसरा नाला आकर के नहीं मिला, इसीलिए इन सभी नालों का जो स्ट्रीम ऑर्डर है वो 1। अब हम देखते हैं आगे स्ट्रीम ऑर्डर 2 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब दो फर्स्ट ऑर्डर के स्ट्रीम आपस में मिलते हैं तो उनके बाद जो अगला नाला बनता है उसका स्ट्रीम ऑर्डर पुराने वाले से 1 अधिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो फर्स्ट ऑर्डर के नाले आपस में मिलेंगे तो उनसे मिलके जो अगले नाले का निर्माण होगा वो सेकंड ऑर्डर का नाला कहलाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये दो फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम मिली और इसके बाद में इनमें
आगे जाकर के ये सेकंड ऑर्डर की स्ट्रीम का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम मिली और उसके बाद अगली जो स्ट्रीम का निर्माण हुआ वो है सेकंड ऑर्डर की स्ट्रीम। तो इस प्रकार जब भी 2 समान ऑर्डर की स्ट्रीम आपस में मिलती है तो जो अगली स्ट्रीम का निर्माण होता है वो उससे एक बड़ा हो। इसी तरह से आगे हम देख सकते हैं कि जब 2 सेकंड ऑर्डर की स्ट्रीम आपस में मिली तो उनसे थर्ड ऑर्डर की स्ट्रीम का निर्माण हुआ। यहाँ पर भी 2 सेकंड ऑर्डर की स्ट्रीम आपस में जब मिली तो उससे आगे थर्ड ऑर्डर की स्ट्रीम का निर्माण, और अंत में जब 2 थर्ड ऑर्डर की स्ट्रीम मिली तो उसके बाद में ये फोर्थ ऑर्डर की स्ट्रीम का निर्माण। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि जब किसी भी स्ट्रीम के ऑर्डर में उससे छोटे ऑर्डर की स्ट्रीम आके मिलती है तो जो बड़ी ऑर्डर की स्ट्रीम है उसका नंबर यथावत रहता है। अर्थात अगर किसी सेकंड ऑर्डर की स्ट्रीम में कोई फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम मिलेगी तो भी जो अगली स्ट्रीम होगी उसका ऑर्डर नंबर सेकंड ही रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फोर्थ ऑर्डर की स्ट्रीम है। इस फोर्थ ऑर्डर की स्ट्रीम में एक ये फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम आकर के मिल रही है, तो इससे इस फोर्थ ऑर्डर की स्ट्रीम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार इसी फोर्थ ऑर्डर की स्ट्रीम में एक ही सेकंड ऑर्डर की स्ट्रीम आकर के मिल रही, तो इससे भी इसके ऑर्डर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। यही जो फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम होती है यही हमारे वाटरशेड की बाउंड्री का निर्धारण करती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी भी वाटरशेड की बाउंड्री बनाने के लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम की जानकारी का होना आवश्यक है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि अगर हमें GIS तकनीक का उपयोग कर किसी भी वाटरशेड की बाउंड्री का निर्धारण करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए हम चलते हैं गूगल अर्थ पे। तो जैसा कि हमने पहले जाना कि किसी भी वाटरशेड की बाउंड्री बनाने से पहले हमें उसके आउटलेट का निर्धारण करना होता। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें किस जगह पर आउटलेट का निर्धारण करना है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये बड़ी सी नदी बह रही है और इस नदी में ये एक उससे छोटे ऑर्डर की स्ट्रीम आकर के मिल रही है और इसमें भी कई अलग अलग ऑर्डर की स्ट्रीम मिली हुई है। तो अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसके पहले यानी यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर प्लान करना है या फिर सिंपली हमें इस नाले का जो कैचमेंट एरिया है अगर वो हमें निर्धारण करना है या इस नाले का हमें वाटरशेड बाउंड्री बनाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ के आउटलेट का निर्धारण करना पड़ेगा। तो आइए आउटलेट का हम निर्धारण कर लेते हैं। उसके लिए हमें जाना है प्लेस मार्क टूल पर। तो यहाँ पर हम जाते हैं और प्लेस मार्क को हम इस जगह पर रखते हैं। अब जैसे ही हमने प्लेस मार्क को रख करके इस पॉइंट को हमने आउटलेट के रूप में चूज कर लिया तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्लेस मार्क का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके हम इसके कैचमेंट एरिया का निर्धारण करेंगे। अब इसके लिए हमें जो दूसरे टूल की आवश्यकता है वो है भुवन पोर्टल। तो ये आप देख सकते हैं ये भुवन पोर्टल का इंटरफेस है और इस भुवन पोर्टल पर आने के लिए आपको ये URL लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस URL पर क्लिक करके आप इस पोर्टल पे आ सकते। तो हम देखते हैं कि ये भुवन का जो पोर्टल है इस पर कई सारे टैब्स हैं, कई सारे ऑप्शंस हैं। तो क्योंकि अभी हमें कैचमेंट एरिया का निर्धारण करना है इसलिए हम भुवन 2D टैब पर चलेंगे। तो आइए भुवन 2D टैब पर क्लिक करते हैं। भुवन 2D टैब पर क्लिक करते ही ये एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स में हम अपने चूज किए हुए आउटलेट पॉइंट का जो लेट लॉन्ग है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसे डिलीट करते हैं और गूगल अर्थ पर और हम इस अपने आउटलेट के लेट लॉन्ग पॉइंट को हम यहाँ इस सर्च बॉक्स में लिखते हैं। ये लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन पर रेड कलर का एक निशान बन गया है। ये एक लोकेशन प्लेस मार्क है जो कि हमें उसी पॉइंट पर लेकर के आ गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वो बड़ी नदी है जो हमें गूगल अर्थ में दिख रही थी और उसके बगल में ये जिस नाले का हमने चयन किया है उस नाले का ये पॉइंट है जिसको हमने आउटलेट के रूप में चूज किया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के 2 ऑप्शंस हैं जो कि अभी करंट जो खुला हुआ है मैप वो है बेस एडमिन।
और हमें क्योंकि नाले का कैचमेंट एरिया निकालना है, इसलिए हमें जो इसका दूसरा ऑप्शन है बेस हाइड्रोलॉजी, हमें इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी नाले या नदी यहाँ पे बह रहे हैं वो सभी यहाँ पर दिखने लग। तो इसे हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस पॉइंट को हमने आउटलेट के रूप में चूज किया था, यहाँ पर जो नाला बह के आ रहा है उसकी लेंथ काफी लंबी है। तो आइए अब हम इसके कैचमेंट एरिया का निर्धारण करते। उसे करने के लिए भुवन में आपको एक ऑप्शन टूल का यहाँ पर मिलता है। जैसे ही टूल पे माउस रखेंगे तो यहाँ पर कई सारे और ऑप्शंस आते हैं। इनमें हमें जाना है ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन। जैसे ही आप ड्रॉ टूल पे क्लिक करते हैं तो ये एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन कलर कोड का है, दूसरा है पाथ का, तीसरा है पॉलीगन का, चौथा है लोकेशन प्लेस मार्क का और पांचवा जो ऑप्शन है वो है एडिट का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम अपने कैचमेंट एरिया की बाउंड्री को जो कलर यहाँ पर देना चाहते हैं वो कलर यहाँ से हम चूज करते हैं। आइए हम यहाँ पर रेड कलर चूज कर लेते हैं। और क्योंकि हमें कैचमेंट एरिया एक पॉलीगन से बनाना होगा, इसलिए हम इस थर्ड वाले ऑप्शन पॉलीगन को चूज कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस आउटलेट पॉइंट से क्लिक शुरू करना है और जहां जहां पर इस नाले पर फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम आकर के मिल रही है उनके बाहर बाहर आपको क्लिक करते हुए चलना है। तो आइए क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर चारों तरफ क्लिक करने के बाद हम ये देखते हैं कि कहीं पर कुछ पॉइंट्स में क्लिक करने में गड़बड़ी हो गई है। तो अगर उन्हें आपको सही करना है तो उसके लिए यहाँ पर जो एक ऑप्शन है एडिट का, इसे आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इस इनक्लोज्ड एरिया में क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि कई सारे पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं और इन पॉइंट्स को आप ड्रैग करके अपने इस कैचमेंट एरिया की बाउंड्री को सही कर सकते हैं। तो आइए उसे सही कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने उस चूज किए हुए आउटलेट का जो कैचमेंट एरिया है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इसे हम इंपोर्ट करते हैं। इसे इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है ये एक्सपोर्ट का और एक है ये कैंसिल का। तो हम एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये यहाँ पर नेम एंड मैसेज का ऑप्शन पूछ रहा है। तो इस पर हम फिलहाल कुछ ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। अब आइए इस फाइल को हम ओपन करते हैं। हम इस फाइल को यहाँ से कट करके और किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देखते हैं कि जैसे इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो ये 4 तरह की फाइलें हमें प्राप्त हुई हैं भुवन से। इनमें से जिस फाइल का हमें इस्तेमाल करना है वो है .shp एक्सटेंशन वाली शेप फाइल। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं आइए जानते हैं। वापस से हमें चलना है अपने गूगल अर्थ पर। अब हम चाहे तो इसे रख सकते हैं, चाहे तो हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पर उस फाइल को ओपन करने के लिए आपको जाना है फाइल, उसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पे। इसके बाद जिस फोल्डर में हमने उस फाइल को रखा था वहां पर जाते हैं। यहाँ पर इस पे हम डबल क्लिक करके फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ भी देख सकते हैं कि कोई भी फाइल हमें विजिबल नहीं है। उसका कारण ये है यहाँ पर जो एक्सटेंशन वो KML के फॉर्म का है। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से, क्योंकि हमें .shp एक्सटेंशन की फाइल चाहिए, इसलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से या तो हम ESRI शेप फाइल इस ऑप्शन को चूज करेंगे या फिर ऑल फाइल्स के ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हैं। तो ऑल फाइल्स को चूज करने के बाद देखते हैं कि 4 के चारों जो फाइल हमें विजिबल हो रही है। इनमें से जो .shp एक्सटेंशन की फाइल है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे। अब ये हमें कोई स्टाइल टेम्पलेट अप्लाई करने के लिए पूछ रहा है, तो फिलहाल इसे हम नो कर देते हैं।
और जैसे ही हम इस इंपोर्ट की हुई फाइल पे चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा इसका जो कैचमेंट है वो यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। तो आइए इसका हम स्टाइल टेम्पलेट इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर के चेंज कर लेते हैं। उसके लिए आपको इस फाइल पर राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करते हैं और इसका नाम हम कैचमेंट एरिया लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसके स्टाइल एंड कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर जो लाइन का कलर है वो हम किसी भी अपने आवश्यकता अनुसार कलर को चूज कर सकते हैं। तो इसे हम रेड कलर को चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एरिया वाला ऑप्शन है इसमें फील्ड प्लस आउटलाइन सिलेक्टेड है, इसे हम सिर्फ आउटलाइन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये जो लाइन है वो बहुत ही हल्के कलर से ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम इसकी जो विड्थ है उसे हम बढ़ा लेते हैं और उसके बाद हम इसे ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने जो शेप फाइल इंपोर्ट की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अभी ये क्योंकि shape.shp के फॉर्मेट में है इसलिए इसे KML के फॉर्म में सेव करना आवश्यक है, तो उसे हम सेव कर लेते हैं। उसके लिए हम इस कैचमेंट एरिया वाली शेप फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और सेव प्लेस एज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब ये हमसे सेव करने के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम वापस उसी फोल्डर पर जाते हैं और यहाँ पर हम इसे कैचमेंट एरिया डॉट KML के फॉर्म में इसे हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कैचमेंट एरिया की जो फाइल है वो KML के फॉर्म में सेव हो गई है। जैसे ही इस पे हम डबल क्लिक करेंगे गूगल अर्थ में आकर के ये फाइल ओपन हो गई। अब इसका एक्चुअल कैचमेंट एरिया कितना है वो हम दो जगह से जान सकते हैं। एक तो आप यहाँ पर भुवन पोर्टल में भी ये बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद देख सकते हैं कि इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 16.896 किलोमीटर स्क्वायर है। इसे आप एरिया के दूसरे यूनिट में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको हेक्टेयर में चाहिए या फिर एकड़ में चाहिए तो कन्वर्जन फार्मूला लगा करके इसे आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आइए ड्रेनेज एनालिसिस का एक प्रोसेस हम और इसके लिए हम वापस से अपने भुवन पोर्टल के फ्रंट पेज पे आते हैं और एक बार फिर से भुवन 2D वाले टैब पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम वापस से जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर हम जाएंगे ऐड लेयर ऑप्शन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 प्रकार के जो फाइल एक्सटेंशन है इसे वो एक्सेप्ट करता है। तो हम चलते हैं KML वाले ऑप्शन पर। इस पर हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और गूगल अर्थ पर जो हमने KML के फॉर्म में फाइल को सेव किया था ये कैचमेंट एरिया डॉट KML, इसे हम चूज करके इसे ओपन करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे। इसे अपलोड करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेड कलर का एक स्पॉट दिख रहा है। इस पर आपको जूम करते हुए जाना और मैप के टाइप में बेस हाइड्रोलॉजी को चूज कर लेना। तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास जो कैचमेंट एरिया हमने ड्रॉ किया था ये वापस से ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको जाना है स्निपिंग टूल। उसके लिए आपको अपने टास्क बार के सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है स्निपिंग। तो स्निपिंग टूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस स्निपिंग टूल को हम एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और इस पूरे अपने कैचमेंट एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप माउस के लेफ्ट बटन को आप रिलीज करते हैं तो ये यहाँ पे इमेज के फॉर्म में ये दिखने लगा है। अब हम इसे सेव कर लेंगे। इसे भी हम उसी लोकेशन पे जा करके सेव कर लेते हैं। यहाँ पर कैचमेंट एरिया इमेज के नाम से वो फाइल सेव हो चुकी है। अब वापस से आते हैं गूगल अर्थ में और इसे हम 2D में रख लेते हैं। अब हमें इस पर उस इमेज को ओवरले करना है। उसे करने के लिए या तो आप ऐड इमेज ओवरले में जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जो ऐड इमेज ओवरले का जो ऑप्शन दिया हुआ है आप इसे भी चूज कर सकते हैं। तो हम यहीं पे इसको चूज करते हैं
और यहाँ पे ये लिंक पूछ रहा है, तो हम ब्राउज कर लेते हैं अपनी फाइल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज हमने खोला है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब हम इसकी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते हैं और बाउंड्री के ऊपर में बाउंड्री को ओवरले करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बाउंड्रीज आपस में ओवरलैप हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि हम इसे ओके कर देते हैं और इसके ऊपर में एक नई बाउंड्री बनाते हैं। उसके लिए हम जाएंगे रूलर पे। रूलर में जो ऑप्शन पॉलीगन का है इसे हम चूज करेंगे और उसके बाद हम इस इमेज की जो रेड वाली बाउंड्री है इसके चारों तरफ हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने बाउंड्री का निर्माण कर लिया है और ये बाउंड्री को डिमार्केट करते ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एरिया है वो हमें शो हो रहा है। ये जो कैचमेंट एरिया हमने ड्रॉ किया है ये पूरा इस हमारे रूलर वाले बॉक्स पे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कैचमेंट एरिया कितना है। आप इसे अगर हेक्टेयर की यूनिट में देखना चाहें तो यहाँ से वो ऑप्शन भी लेकर के देख सकते। तो इस तरीके से हम किसी भी आउटलेट का निर्धारण कर वहां पर कितने दूर से पानी आ रहा है, वहां का कितना कैचमेंट एरिया है वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पर इसका हम जो नाम है वो लिख देते हैं। इसे हमने नाम दिया कैचमेंट एरिया ऑफ ABC पॉइंट और इसका चाहे तो आप स्टाइल कलर जो भी है अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे रहने देते हैं। यह जानना यहाँ पर आवश्यक है कि अगर इस स्ट्रीम के इस पॉइंट पर आप कोई भी स्ट्रक्चर, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर अगर प्लान करते हैं तो उसके लिए आपको इसका एक्चुअल कैचमेंट एरिया पता होना जरूरी है और इस प्रोसेस को अपनाकर हम इसका एक टेंटेटिव कैचमेंट एरिया प्राप्त कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं या फिर वीडियो के अंत में दिए हुए मेरे ईमेल आईडी या फिर फेसबुक पेज पर भी जा करके आप अपनी क्वेरी या फिर सजेशन को बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।